हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैं डिस्कस आपके सामने कर चुका हूँ रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाया जाता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ साइनोप्सिस के बारे में। साइनोप्सिस क्या होती है और किस प्रकार से ये रिसर्च प्रपोजल से डिफरेंट होती है। अब क्योंकि बहुत से लोग क्या है एक दूसरे के लिए इसको यूज करते हैं, कई बार रिसर्च प्रपोजल को साइनोप्सिस बोलते हैं, कई बार साइनोप्सिस को रिसर्च प्रपोजल। उनको इसके बीच का बेसिक डिफरेंस पता नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों टर्म्स को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, रिसर्च प्रपोजल होता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए प्रपोजल, एक तरीके का प्रस्ताव, ठीक है। लेकिन जो साइनोप्सिस होती है, साइनोप्सिस आगे की प्रक्रिया है। जब आपकी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाती है, एडमिशन के बाद आपको साइनोप्सिस बनानी पड़ती है। तो प्रपोजल होता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रस्ताव रखना, और साइनोप्सिस होती है जब आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल गई है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है साइनोप्सिस का। साइनोप्सिस में क्या होता है, आप एक टॉपिक लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप वही टॉपिक ले रहे हैं जो आपने रिसर्च प्रपोजल में लिया था, या फिर हो सकता है जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है वो कमेटी को तो पसंद आया था, आपको एडमिशन भी उससे मिल गई, लेकिन एडमिशन के बाद आपका टॉपिक वो चेंज कर दे कि नहीं, आप इस टॉपिक पे नहीं करोगे, आप दूसरे टॉपिक पे काम करोगे, तो वो रिसर्च जो सुपरवाइजर है वो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो साइनोप्सिस का मतलब होता है जब आपकी एडमिशन हो जाती है, एडमिशन होने के बाद आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होता है, कोर्स वर्क के बाद आपको एक टॉपिक प्रपोज करना पड़ता है रिसर्च कमेटी के सामने। अब इसको डीआरसी भी बोला जाता है और आरडीसी भी बोला जाता है। डीआरसी का मतलब होता है डॉक्टरल रिसर्च कमेटी। एक डॉक्टरल रिसर्च कमेटी बिठाई जाती है जिसे आरडीसी भी बोला जाता है, रिसर्च डिग्री कमेटी। अब रिसर्च डिग्री कमेटी में क्या होता है, एक तो आपके डिपार्टमेंट का चेयरमैन होता है, बाकी आपके टीचर होते हैं जो भी आपके यूनिवर्सिटी के होते हैं, और कुछ एक्सपर्ट बाहर से बुलाए जाते हैं, यूजीसी के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप अपनी साइनोप्सिस पेश करो और बताओ कि आपने किस टॉपिक को चूज किया है और आप उसमें क्या स्टडी करना चाहते हैं। साइनोप्सिस का अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, साइनोप्सिस होती है आपकी डिजर्टेशन या थीसिस का संक्षिप्त रूप, प्रिसाइज रूप होता है आपकी थीसिस या डिजर्टेशन का, ठीक है। तो डिजर्टेशन और थीसिस, आई होप आपको इसके बीच क्लियर डिफरेंस पता होगा। डिजर्टेशन होती है आपकी एमफिल की स्टडी, एमफिल की जो आप स्टडी करते हैं, उसके बाद स्टडी करने के बाद जो आप लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं या फिर आप जो भी अपनी रिपोर्ट लिखते हैं उसको बोला जाता है डिजर्टेशन। और पीएचडी के बाद आप जो अपना नोट लिखते हैं, आप अपने जो पूरा आपको कंक्लूजन मिलता है, उसे कहा जाता है थीसिस। तो मैंने आपको कहा साइनोप्सिस होती है डिजर्टेशन या थीसिस का संक्षिप्त रूप। तो आपको पता होना चाहिए कि डिजर्टेशन और थीसिस को हम कैसे लिखते हैं, और थीसिस, डिजर्टेशन और साइनोप्सिस में कितना अंतर रहता है, ठीक है। तो आपकी जो साइनोप्सिस होती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। साइनोप्सिस के अंदर क्या होता है, पहला तो आपका फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में आपको अपना टॉपिक लिखना होता है, टॉपिक के नीचे आप लिखते हैं अ साइनोप्सिस। उसके बाद सबमिटेड, जहां पे आप सबमिट कर रहे हो, उसके बाद आप सुपरवाइजर अपना नाम लिखेंगे, सुपरवाइजर उसको साइन करता है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है आपका। उसके बाद आपने साइनोप्सिस में अंदर क्या लिखना होता है, अंदर बिल्कुल आपने वही लिखना है जो आप लिखते हैं थीसिस के अंदर। इसके अंदर क्या है, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, साइनोप्सिस के अंदर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती है। साइनोप्सिस के अंदर लिस्ट ऑफ टेबल्स की जरूरत होती है। अगर आपने कोई टेबल्स बनाए हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो टेबल्स आप दे सकते हैं, फिगर्स आप दे सकते हैं, और उसके बाद ठीक है आपका ये पूरा कंटेंट, आपको एक टेबल बनाना होता है। पहली चीज आप अपने साइनोप्सिस में लिखते हैं इंट्रोडक्शन, सेम जैसा आप प्रपोजल में लिखते थे, यहां पे भी आपको वैसा ही लिखना है। लेकिन साइनोप्सिस और प्रपोजल में अंतर क्या है,
साइनोप्सिस होती थी प्रपोजल होता था टेंटेटिव, कि मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे अनुमति दें। ठीक है, हालांकि साइनोप्सिस भी थोड़ी बहुत वैसी ही होती है, साइनोप्सिस भी सेम यही होती है कि मैं ये टॉपिक प्रपोज कर रहा हूं और मुझे इसके ऊपर काम करने की अनुमति दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोडक्शन आप जो दोगे, इंट्रोडक्शन आपकी प्रपोजल के हिसाब से डेफिनेटली बड़ी होगी। जो आप एक साइनोप्सिस लिखते हैं, साइनोप्सिस आपका कम से कम मैं बोलूँ तो 15 से 20 पेजेस का होता है, और आपका प्रपोजल तो 3 से 4 पेजेस में भी सबमिट हो सकता है, लेकिन आपकी साइनोप्सिस कम से कम 15 से 20 पेजेस की होती है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन के बाद आपको रेलिवेंस ऑफ स्टडी, रिसर्च प्रॉब्लम, स्कोप एंड लिमिटेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, चैप्टर स्कीम, कंक्लूजन, ये सारा का सारा आपको अपने टॉपिक के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, यही सारी चीजें आप अपने प्रपोजल में भी दे रहे थे और यही चीजें आपको अपने साइनोप्सिस में भी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक बाइंडिंग आपके ऊपर रहती है जो प्रपोजल के अंदर नहीं रहती थी। प्रपोजल आपने सबमिट कर दिया, दैट्स मीन वो आपकी एडमिशन के बाद चेंज हो सकता है। आपकी अगर एडमिशन हो जाती है उसके बाद वो चेंज हो जाता है, लेकिन साइनोप्सिस के अंदर जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने मेथोडोलॉजी लिखी है, जो भी आपने सैंपलिंग मेथड लिखा है, वो आपको यूज करना पड़ेगा और उसी के आधार पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार अगर आपकी आरडीसी अप्रूव हो गई, आरडीसी रिसर्च डिग्री जो कमेटी बैठी होती है, अगर उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ आपकी मेथोडोलॉजी ठीक है, आपका टॉपिक ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम भी एकदम क्लियर होना चाहिए साइनोप्सिस में। जो नाम आपका साइनोप्सिस में टॉपिक का रहा वही लास्ट तक रहेगा, उसमें बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें साइनोप्सिस में देखी जाती है कि वो फाइनल है। एक बार आरडीसी ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो आपके लिए फाइनल है, आपको उसी तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। आपका चैप्टराइजेशन जो प्रोग्राम है वो भी आपको अपनी थीसिस में बाद में एज इट इज लिखना पड़ेगा, जैसा कि आपने साइनोप्सिस में मेंशन किया था। इसलिए साइनोप्सिस लिखते समय आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, और अगर उसमें कोई भी मेथोडोलॉजिकल एरर आ जाती है तो रिसर्च डिग्री कमेटी उसको रिजेक्ट कर सकती है और आपको अगले 6 महीने के लिए लटका सकती है कि आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और जब तक आपकी साइनोप्सिस पास नहीं हो जाती है आरडीसी के द्वारा, तब तक आप उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो साइनोप्सिस लिखना अपने आप में एक कला है और उसको बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है जैसे हम एक थीसिस लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, आप जब भी अपना टॉपिक, अपना साइनोप्सिस लेके आरडीसी के सामने जाते हैं तो आपको 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। वो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। पहला चीज, क्या आपको लगता है जो आपका थीसिस टॉपिक है वो अच्छा है या नहीं, क्या उससे सोसाइटी को लाभ मिलेगा या नहीं। पहला ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका क्या रीजन था, आपका रैशनल क्या था इस थीसिस टॉपिक को सिलेक्ट करने में, आपने क्या सोच के ये रिसर्च टॉपिक लिया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे क्या आपको मेथोडोलॉजी की स्पेशल नॉलेज है, सफिशिएंट नॉलेज है कि आप जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं क्या यहाँ पे यूज होगी या नहीं होगी। ये आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली हर आरडीसी में पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप किस तरीके के ऑब्जेक्टिव रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके क्या है और आप उसको कैसे अचीव करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको साइनोप्सिस प्रेजेंट करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा साइनोप्सिस का, कि साइनोप्सिस हम कैसे लिखते हैं। अब इसी लेक्चर में मैं बात करूंगा एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट कब लिखा जाता है। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट को आप बोल सकते हैं निचोड़। एब्स्ट्रैक्ट को आप क्या बोल सकते हैं, निचोड़। एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखा जाता है, आपने कोई भी रिसर्च आर्टिकल अगर लिखा होगा पब्लिश कराने के लिए, या फिर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं कोई पेपर प्रेजेंट करने के लिए या पेपर पब्लिश करने, आप किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या वेबिनार में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, टॉपिक से पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है, उसके नीचे आपको 3-4 कीवर्ड्स देने पड़ते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़।
आईना आप उसको बोल सकते हैं। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना निचोड़ है पूरे के पूरे संविधान का, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट आपने कैसे लिखना है। जैसे हमारा प्रीएम्बल होता है वो पूरे के पूरे संविधान का एक निचोड़ है, उसका एक आईना है, वो आपको बता देगा प्रस्तावना की संविधान के अंदर क्या क्या लिखा है। वैसे ही आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। आप किसी भी बुक को अगर पढ़ोगे, आपने कोई एक अच्छी बुक खरीदी है, उसमें सबसे पहले एक प्रस्तावना दी होती है, प्रस्तावना या लेखक की ओर से। उसमें लेखक ने बताया होता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है, कैसे कैसे डाला है, क्या क्या अपडेट किया है, कहाँ कहाँ से डाटा लिया है, उस तरीके से वो बता देता है। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है आपकी पूरी की पूरी स्टडी का निचोड़। और एब्स्ट्रैक्ट कभी भी आपका हाँ 10 पेजेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप अगर पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं तो 10 पेजेस से ऊपर अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट जाता है तो वो बुरा माना जाता है। आपका 10 पेजेस के अंदर अंदर, 8 से 10 पेजेस के अंदर अंदर पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट आपका कवर हो जाना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी सी आपने इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक के बारे में दी कि ये मेरा टॉपिक है, उसको आपने आगे कनेक्ट किया मेथोडोलॉजी से। उसके बाद आपने आगे उसको कनेक्ट किया, फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये दिया है, फर्स्ट चैप्टर डील विद दिस दिस दिस, सेकंड चैप्टर डील विद दिस दिस दिस, थर्ड फोर्थ जितने भी आपके चैप्टर है वो आपने क्लियरली मेंशन कर दिया। 4 जो मेरे ये चैप्टर थे उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया है, और उसके बाद मेरा ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर ये चीजें हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अपने आईने की तरह, प्रस्तावना की तरह, एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की तरह अपनी पूरी रिसर्च रिपोर्ट को रखना होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। आई होप रिसर्च प्रपोजल, साइनोप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिसर्च आर्टिकल क्या होता है और ये सामान्य आर्टिकल से किस प्रकार से डिफरेंट होता है, किस तरीके से एक रिसर्च आर्टिकल को लिखा जाता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।